नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बाय फेस क्लासेस नहीं आ पा रही है, तो आप इस पर देख लीजिएगा कि समझाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन आप लोगों को समझना है। तो आज हमारी जो क्लास है, ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसकी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, भारत की 6 धरोहर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया। अब देखिए, मैं बताऊं एक चीज़, जो इससे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम की क्लासेस हो चुकी हैं वो हमारी लेटेस्ट थी, मतलब 6 महीने की। लेकिन ये 6 महीने से पहले का मामला हो गया है। मार्च में हम लोग देखिए यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये मार्च की घटना है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि पूछेगा नहीं, पूछेगा, वो कहीं ना कहीं से तो पूछेगा। जैसे कि पिछली साल का जो पिछले ईयर का हम लोग पीसीएस का पेपर देखें प्री का, तो उसमें खूब सारे पीछे पीछे के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये क्वेश्चन भी हमें पूरे से पूरे टैकल करने हैं। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में देख लेंगे क्योंकि आज हमें राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा खत्म करना है। चलिए, भारत की 6 जो धरोहर हैं यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल हो गई हैं। तो ये कौन कौन सी धरोहर हैं, ये हम लोग नाम देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स में देख लेंगे तो थोड़ा हमें याद रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ का हो गया है। ठीक है, मृदुमल मेगालिथिक मेहर तेलंगाना का हो गया है। ठीक, अशोककालीन शिलालेख हो गए हैं, ये कहाँ के हो गए हैं? ये हो गए हैं अशोककालीन शिलालेख, देखा जाए तो यूपी के हो गए हैं। ठीक, और एमपी के, सॉरी, गुजर्रा जो जगह है ना वो वाले। 64 योगिनी मंदिर हो गए हैं वहीं पर मध्य प्रदेश के। गुप्तकालीन मंदिर भी हो गए हैं, कहाँ पर? अ, कहाँ के हो गए हैं? देवगढ़ के 10 गुप्तकालीन मंदिर हैं। जो देवगढ़ के मंदिर है ना, जो दशावतार मंदिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो हो गया। फिर गुप्तकालीन मंदिर हो गया। फिर बुंदेला राजवंश के महल और किले हो गए। ठीक है, जो जहांगीर महल और गोविंद महल एमपी के जो ओरछा है झांसी के निकट, वहां पर है ये। तो ये दोनों हो गए, तो ये हो गए हैं टोटल मिला के, ये हमारे 6 यूनेस्को में शामिल हो गए हैं। ठीक है, फिर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देश की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना हुई है अभी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डॉल्फिन की जनगणना हुई है, तो ये हुई है गंगा नदी में। ठीक, तो गंगा ऐसा नहीं है कि गंगा रिवर में ही हुई है, सारी रिवर में हुई है, लेकिन इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर हमारा यूपी है, नंबर 2 पर बिहार है, और उसके बाद फिर नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल है। तो देखिए, जो मतलब गंगा कैसे निकलती है, गंगा रिवर ऐसे आती है ना, देखा जाए तो मैपिंग में तो आपको ऐसे ही दिखेगी। तो सबसे पहले आप यूपी में एंट्री करती है गंगा, फिर बिहार में करती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में करती है। तो यही सिक्वेंस है डॉल्फिन का भी। सबसे ज़्यादा मिली है कहाँ पर? यूपी में। कितनी मिली है ये मिली है यूपी में, देखिए यहाँ पर संख्या भी लिखी हुई है, 2397, और बिहार में 2220, और पश्चिम बंगाल में 815। तो ये रही है जनगणना। तो इसमें हमें यूपी का, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें कम से कम यूपी की याद होनी चाहिए कि 2397 है ना, ये संख्या है डॉल्फिन जनगणना होने के बाद डॉल्फिन की। ठीक, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना है? गुनेरी गांव अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव गुनेरी। ठीक है, ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। बाकी इसमें कुछ नहीं देखना है हमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ये घटनाक्रम समाप्त करने हैं और फालतू की चीजें इसमें नहीं पढ़नी है अब, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर जनवरी 2025 में पहुंच चुके हैं। तो इन घटनाओं को ऐसे देख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा इनको नहीं देखना पड़े, और मतलब कह सकते हैं कि इनको एक नज़र में याद भी हो जाए और जल्दी जल्दी हम लोग इन पर निकल जाएं। ठीक, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो 21 जनवरी 2025 की घटना है ये। भारत आधिकारिक रूप से मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। तो कौन से रूप में शामिल हुआ है? पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में, बस इतना ही याद रख लीजिएगा, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। यूरो ड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2027 में संभावित है। यदि कहीं आपको कहीं स्टेटमेंट में लिखा मिल जाए कि यूरो ड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष कौन सा है, तो वो है 2027। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बना है? वरिष्ठ नागरिक। तो केरल में जो है ना, ठीक, केरल बना है। तो हम लोग नहीं कहते हैं वरिष्ठों की, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी इज्जत कर ले, है ना, कर ले से ही आप लोग याद रख लीजिएगा केरल, है ना, कर ले को कर लीजिएगा केरल। तो केरल आप लोगों को याद रखना है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। IBCA फ्रेमवर्क समझौता जो हुआ है, ये अभी लागू हो गया है। तो ये हुआ था 23 जनवरी 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, IBCA बोलते हैं उसको। ठीक, तो अब इसमें 5 देश शामिल हुए थे। कौन कौन से? इन्होंने इसको कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। इसमें से भारत एक है 5 में से। ठीक, अब इसकी बात कर लें तो भारत में इसकी अध्यक्षता किसने की थी नई दिल्ली में? तो ये अध्यक्षता की थी हमारे जो पर्यावरण के मंत्री हैं उन्होंने। ठीक,
पर्यावरण के मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव, है ना। और इसके महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक एसपी यादव। तो ये दो नाम भी आप लोग याद रखिएगा अगर आपसे कहीं पूछ लिए जाए तो, ठीक है। ये दो नाम, भूपेंद्र सिंह यादव इसकी अध्यक्षता की है और निदेशक महानिदेशक इसके रहे हैं एसपी यादव, ठीक है। ये भी घटना हो गई है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाया गया है। देखिए सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाया गया कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ये तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर, तो ये बनाया गया है रीवा जिले में, ठीक। इतना याद हो गया। फिर रीवा को सफेद बाघ की भूमि भी कहा जाता है। अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए कि सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो वो कहा जाता है सफेद बाघों की भूमि रीवा को, ठीक। फिर मध्य प्रदेश को और क्या क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टाइगर स्टेट हो, लेपर्ड स्टेट हो या चीता स्टेट हो, ये सारा का सारा एमपी को कहा जाता है। बस इतना ही आप लोग इसमें देख लीजिएगा। फिर नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा रिपोर्ट आई है अभी। तो राज्य उच्च शिक्षा रिपोर्ट किसने निकाली है? 10 फरवरी 2025 को ये रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, उन्होंने इसको निकाला है, ठीक। इतना ही याद रखिएगा। बाकी इसमें देखिए ये देख लीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर है कि कौन इसमें टॉप पर रहे हैं, ठीक। देखिए ये लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा पर प्रति युवा खर्च मामले में केरल टॉप पर रहा है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। और रिपोर्ट में पाया गया है कि महाराष्ट्र 11,421 करोड़ बजट के साथ उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में सबसे आगे है, ठीक। ये देख लीजिएगा। और इसमें देख लीजिएगा कि फिर सेकंड नंबर पर कौन है उच्च शिक्षा में खर्च करने पर? तमिलनाडु है, ठीक। ये दो देख लीजिएगा। और उच्च शिक्षा पर सबसे कम बजट कौन है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। ये डेटा आप लोग और देख लीजिएगा। और इस मामले में तेलंगाना सबसे कम प्रतिशत 0.18 है, जबकि गुजरात और राजस्थान प्रत्येक 0.23% आवंटित करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें शामिल कर लिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हो गया है। जम्मू कश्मीर में जो सोनमर्ग सुरंग है वो उसका उद्घाटन हो गया है। तो इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें है कि श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय जलमार्ग पर ये गांदरबल जिले में स्थित है। और इसको जेड मोड भी कहा जाता है क्योंकि ये जेड आकार की है, इस टाइप की बनी हुई है, इसलिए इसको जेड मोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने इसकी सोनमर्ग सुरंग का जो उद्घाटन किया है, ये नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को किया था 2025 में। तो ये ध्यान रखना है। और ये जोजिला सुरंग के निकट है, ठीक। कौन सी सुरंग है? जोजिला सुरंग के निकट। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 58वां बना है और रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य 57वां बन गया है। तो अभी अगर भारत में बात की जाए तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो ये हैं 58, ठीक। तो 58वां है मध्य प्रदेश का 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में। देखिए जो मध्य प्रदेश का 58वां है माधव टाइगर रिजर्व, ये एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इसको हाल ही में शामिल किया गया है। उसके बाद एक है रातापानी, जिसको बनाया गया 57वां टाइगर रिजर्व, ठीक। ये 57वां हो गया। और इसके पहले 56वां कौन सा बन गया था? तो ये बन गया है रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 8वां। और वैसे 57वां है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। और उसके बाद बना है गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का है, ये बना हुआ है 56वां टाइगर रिजर्व, ठीक। तो 56, 57 और 58 हम लोगों ने 3 देख लिए हैं। 56वां कौन सा बना है? ये छत्तीसगढ़ का बना हुआ है गुरु घासीदास, ठीक। और 57वां कौन सा बना हुआ है? तो रातापानी ठीक है, सॉरी थोड़ी सी खांसी आ गई है। और माधव टाइगर रिजर्व बना हुआ है 58वां, ठीक। तो ये तीनों की तीनों याद रहेंगी। और टोटल संख्या अभी कितनी है? तो 58वां वन्य जीव अभ्यारण्य जो बना हुआ है। तो 58वीं टोटल भारत की जो है टाइगर रिजर्व की संख्या है भारत में, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो गए हैं टाइगर रिजर्व, कितने? 9। कौन कौन से? सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुगरी, पन्ना, रानी दुर्गावती, रातापानी और माधवगढ़, ये हो गए हैं। तो ये हमारी संख्या हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब देख लेते हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो देखिए पुरानी घटना हो गई है तो उतना ज्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन फिर भी हमें कम से कम याद होना चाहिए। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा रही है तो कम से कम उनका नाम तो याद होना चाहिए। और ये घटना काफी पुरानी होने के कारण जो भी आएंगे ना भारत, हम सिर्फ उनका नाम ही याद करेंगे। जैसे देखिए ये सिंगापुर के राष्ट्रपति आए हुए थे, तो इनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम। और दूसरी बात, जिस देश के राष्ट्रपति हमारे देश में आएंगे सिंगापुर, तो उसकी कैपिटल्स भी आप लोग अपने स्तर पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल याद कर लीजिएगा, वहाँ की करेंसी याद कर लीजिएगा, ये चीजें पूछ ली जाती हैं।
तो इनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम। देखिए अगर कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करेगा, तो सिंगिंग अच्छी करेगा तो उनको क्या दिया जाएगा, रत्न दिया जाएगा ना, रत्न दिया जाएगा। तो थर्मन षणमुगरत्नम इनका नाम है। ठीक, कब आए थे, 14 से 18 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा की थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा की थी, तो इन्होंने तो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे ये। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन, क्या नाम था इनका, नाम तो आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत पुरानी न्यूज हो चुकी है। और इससे पहले भी हम लोग 2 मैगजीन जब कंप्लीट किए थे उसमें भी इसको पढ़ चुके हैं, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक, ये भी याद हो गई। फिर इसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आ गई है। ठीक, वन स्थिति रिपोर्ट की आप लोग अगर चाहो तो वन स्थिति रिपोर्ट की मैंने अलग से क्लास डाली थी डिटेल्स में, वन स्थिति रिपोर्ट वहां से देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहीं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक बार जाके वहां पर जरूर प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023। सबसे पहली बात आती है कि इसको निकालता कौन है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको निकालती है, और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गई थी 21 जनवरी 2025 को। अब बात कर लेते हैं कि ये कितने साल में आती है, तो इससे पहले 2021 में आई थी और अब 2023 में आ गई है, और नेक्स्ट 2025 में आएगी, यानी कि हर 2 साल में ये आ रही है। तो 2 साल का गैप होता है, 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आ जाती है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं कि कौन से नंबर की है, तो ये 18वें नंबर की द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है ना, 2 वर्षों में आ रही है, तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये हो गया। फिर देख लेते हैं कि वन आवरण में भारत का कितना क्षेत्र प्रतिशत है, तो वो है 21.76। ये पूछा जाता है, आप लोग ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। देखिए एक तो है वन आवरण कितना है, 21.76%। ठीक, दूसरा रहेगा आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन, तो कितना रहेगा, वृक्ष आच्छादन कितना रहेगा, 3.46, और इसका टोटल कर देंगे तो दोनों वृक्ष और वन आवरण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.17। ठीक, ये आप लोग याद करिएगा, तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये 21.76, 3.46 और 25.17। ठीक, ये आपको याद होने चाहिए तीनों के तीनों पॉइंट। ये हो गया। इसके बाद ये देखिए देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़। अब भाई हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो मैक्स से याद रख लीजिएगा, मैंने मैक्स से याद रखा है। एम से हो गया आपका मध्य प्रदेश, और ए से अरुणाचल प्रदेश, और सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़। तो ये हो गए हैं, ये देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं जी। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये वन क्षेत्र में प्रतिशत में कौन नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर प्रतिशत में है लक्षद्वीप, फिर दूसरे पर है मिजोरम, और नंबर 3 पर है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कितने पर है, 91.33% यहाँ पर वन क्षेत्र है प्रतिशत में। ठीक, तो प्रतिशत में सबसे आगे हो गया लक्षद्वीप, फिर उसके बाद हो गया मिजोरम, फिर हो गया अंडमान निकोबार। तो कैसे याद रखेंगे इसको, पहले तो इसकी ट्रिक थी जो वो MLA थी। ठीक है, MLA, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाती थी, लेकिन अभी हो गई है LMA। ठीक, तो LMA से क्या क्या करना है हमें, याद कर लीजिए कि हमें लक्षद्वीप में MA करनी है ना। लक्षद्वीप में MA करनी है, तो कैसे करनी है, L से हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, और MA का होगा मिजोरम और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये भी याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक वृद्धि किसने की है इस बार, तो वो की है मिजोरम ने, गुजरात ने और ओडिशा ने। तो एक ही याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2021 और 23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दोनों में मिलाकर कितनी हुई है, जिनका प्रतिशत 25.17 है ना, इसकी बात हो रही है। तो ये दोनों में वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में, और उत्तर प्रदेश भी है इसमें, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो इसकी कोई ट्रिक बना लेते हैं, दोनों में देखिए, दोनों में वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है छुओं में। ठीक है, छुओं से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और ओडिशा से हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओडिशा। ठीक, इतना याद हो जाएगा, तीनों के तीनों याद हो जाएंगे यहाँ से, है ना। अब देख लेते हैं कुछ डेटा वाले, जैसे बांस धारित क्षेत्र पूछ ले तो कितना हुआ है, बांस आधारित क्षेत्र में कितनी 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो कुल कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, कच्छ वन वनस्पति आवरण क्षेत्र जो है उसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर सर्वाधिक कच्छ वनस्पति कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट में? पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में। तो कम से कम दो तो याद रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। और वो भी उसी में भी टॉप का तो याद रख ही लीजिएगा, क्योंकि कच्छ नाम सुनते ही हम लोगों का दिमाग चला जाएगा गुजरात में, लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो सही कैसे जाएगा, वो जाएगा पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। कच्छ वनस्पति जैसे ही आया ना तो पश्चिम बंगाल आप लोगों को दिख जाना चाहिए। ठीक, तो बांस आधारित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 5,227 वर्ग किलोमीटर की। कुल कार्बन में कितने टन की वृद्धि हुई है? तो 81.5 टन की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर कच्छ वनस्पति कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये है। फिर यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये हो गए हमारे वन रिपोर्ट के जितने भी पॉइंट थे वो। लेकिन वन रिपोर्ट आपको डिटेल्स में देखनी है तो वन रिपोर्ट डिटेल्स में पड़ी हुई है, आप पीडीएफ में जाकर सर्च कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन भारत की यात्रा पर रहे। कौन रहे? कतर के अमीर शेख तमीम बिन आधारित। तो कहाँ पर आए थे वो? देखिए वो आए हैं 17 से 18 फरवरी 2025 के बीच, ये भारत की यात्रा पर रहे हैं। कतर के अमीर कहा जाता है इनको, मतलब राष्ट्रपति नहीं होते हैं वहाँ पर, अमीर ही बोला जाता है। शेख तमीम बिन अल अल थानी। ठीक, इनका नाम ही याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं रखिएगा। अब इतने पुराने समझौते वो नहीं पूछेंगे, है ना। राष्ट्रीय जलमार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना रही है। तो जलवाहक योजना कहाँ पर रही है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर रही है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर भी रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ पर है? गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के मध्य लंबी दूरी पर ये कार्गो परिवहन सेवा चलाई गई है। ठीक, इसमें क्या रहेगा? महत्वपूर्ण नीति है जलवाहक का शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी व जल मार्ग इन पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये देख लिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जलवाहक योजना के उद्घाटन के समय केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जल मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल है ना, इन्होंने 3 जहाजों को और यहाँ के लिए रवाना किया है, एमबी त्रिशूल, एमबी एआई, एमबी होमी भाभा। ठीक, तो इन तीनों के नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, एमबी त्रिशूल, एमबी एआई और एमबी होमी भाभा। ठीक, फिर बंगाल की लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत सबसे आगे रहा है। ठीक, बंगाल जो है ना, भारत में जो पक्षी गणना होती है उसमें नंबर 1 पर 3 साल से लगातार नंबर 1 पर रहा है बंगाल। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसमें। पश्चिम बंगाल जो है ना, तीसरे वर्ष टॉप पर रहा है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया में सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जैसे दुनिया भर के पक्षी प्रेमी हिस्सा लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। तो अब भारत में बात करें तो भारत भर में कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो अकेले इनमें से 1068 में से अकेले 543 तो पश्चिम बंगाल में ही मिले हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए एक लिस्ट दी हुई है, सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ कहाँ पर मिली हैं? तो ये मिली हैं पश्चिम बंगाल में, कितनी? 543। उत्तराखंड में कितनी मिली हुई है? 446। उसके बाद नंबर 3 पर आता है असम, और असम में मिली कितनी? 414। तो देख लीजिए ना, नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर उत्तराखंड और नंबर 3 पर असम। तीनों की संख्या देख लीजिए। संख्या कम से कम याद ना रहे तो सिक्वेंस तो याद रहना चाहिए कि अगर पक्षी जनगणना की बात की जाए और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तराखंड, फिर असम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है न्यूज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो ये देखना है हमें कि भारत डिजिटल पायलट वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो क्या रहा है यहाँ पर डिजिटल पायलट? भारत ने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक, ये कह सकते हैं कि कदम उठाया है। और फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, ईपीएल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। इसके साथ साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश ऐसा बन गया है जो डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाएगा। तो नंबर 1 पर कौन है? चाइना है, चीन, और नंबर 2 पर हमारा आ गया है भारत। ठीक है, तो ये घटना भी याद हो गई है। इसके बाद इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या है? पायलटों के लिए, जो पायलट रहते हैं ना, पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना और उनकी सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, इतना ही याद रख लीजिएगा। फिर है भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 लॉन्च हुई है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये जीसीसी नीति लॉन्च करने वाला कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली समर्पित
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 का अनावरण किया। तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ लेगा कि भैया जीसीसी नीति 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत में, तो हमें याद रख लेना है कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्देश्य इसका क्या है अगर बात करें जीसीसी की, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना। ठीक है, इतना ही आप लोग इसमें याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हल्दी बोर्ड की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ था, ये हुआ था जनवरी में। ठीक, जनवरी 2025 में, 14 जनवरी की ये बात है। तो हमसे हल्दी बोर्ड में वो क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तो पूछ सकता है कि हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष रहे थे पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक, याद रख लीजिएगा कि हल्दी हल्दी में कौन, गंगा है ना, तो पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, गंगा नदी में आप लोग हल्दी मिला दीजिए, तो इससे याद रख लीजिएगा इतना ही। फिर दूसरा पूछ सकता है कि हल्दी के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं भारत में, तो सबसे शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक, और तकाडोंग हल्दी जो कि एक इसकी तकागुंड हल्दी वैरायटी है अलग से, तो ये मिलती है कहाँ पर, मेघालय में। तो यहाँ पर मेघालय याद रखिएगा। फिर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय अमित शाह जी ने कहाँ पर बनाया है इसका, गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया है। ठीक, तो इतनी घटनाएं सिर्फ हल्दी बोर्ड से थी। बाकी जो हल्दी बोर्ड की बैठक हुई है ना, वो कहाँ पर हुई है, इस बार की हल्दी बोर्ड की बैठक हुई है नई दिल्ली में। ये भी एक पॉइंट इसमें छूट गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्या, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है, तो ये भी एक घटना हो गई, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट घटना देख लेते हैं। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये द्विमुखी सौर संयंत्र होता क्या है। देखिए, मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म की, मान लीजिए मेट्रो की ऐसी छत है ना, तो अभी क्या होता था, छत पे एक ही तरफ जो है ना प्लेटें लगाई जाती थी। ठीक, सौर जो सौर प्लेटें होती थी वो एक ही तरफ लगाई जाती थी। ठीक, लेकिन अब दूसरी तरफ भी सौर प्लेटें लगाई जाएंगी। ठीक है, तो ये रहेगी द्विमुखी सौर संयंत्र उद्घाटन। ठीक, तो ये कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले स्टार्ट मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, जो कि बिजली मंत्री हैं इसलिए, और दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर ये सबसे पहले हुआ है। अब आप लोगों को देखना है तो दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर जाइए और इस संयंत्र को दिखाइए, है ना, बस इतना ही याद रखिएगा इसके बारे में और कुछ नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो सततता है ना, विकास और सततता के साथ 2027 तक जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है ना, उसको बढ़ावा मिलेगा ऐसी योजनाएं लाने से या ऐसे संयंत्र लगाने से। चलिए अब देख लेते हैं गिद्ध गणना। गिद्ध गणना के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखी थी क्या, पक्षी गणना। तो पक्षी गणना में टॉप पर कौन था, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल था, पंजाब नहीं था, पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं गिद्ध गणना। तो 2025 में जो गिद्ध गणना हुई है, तो इसका पहला चरण कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा हुआ है। और मध्य प्रदेश 2016 से गिद्ध जनगणना कर रहा है। ठीक, और अभी अभी राज्य वन विभाग के अनुसार गिद्धों की आबादी कितनी है, 12,981 गिद्ध पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो ये कह सकते हैं बेसिकली मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेशों में भी गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा कहाँ पर मिलता है, पन्ना नेशनल पार्क में। पन्ना जो नेशनल पार्क है ना, पन्ना में मिलता है। पन्ने के तो हीरा भी बहुत फेमस है, और अभी तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना, बहुत ज्यादा चल रहा है ये भी गाना रील्स वगैरह में। तो इस चीज पे हम लोगों को देखते चलना है। अब देखिए, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक भी खोला गया है। अभी हम लोग वैसे भी देख रहे थे कि वन्य जीव जनगणना में सबसे टॉप पर कौन था, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पर था, तो वो था दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में ही चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला जा रहा है। पुरानी घटना है ये, सारी की सारी हमें याद है, बस सिर्फ हम लोग रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर जो भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो है ना, देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक फरवरी 2025 में बन गया है। तो बस आप लोगों को नाम भी याद रख लेना है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में कौन सा, पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान, इसको ही बनाया गया है देश का पहला वन्य जीव बायो बैंक। ठीक, इतना ही याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिकाएं और ऊतक को संरक्षित करना। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता रहे। बस नेक्स्ट घटना है पनडुब्बी मत्स्य
600 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, डीप ओशन मिशन पहल के तहत इसका परीक्षण किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक, पृथ्वी राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है मत्स्य 6000। इसका कट्टुपल्ली बंदरगाह पर 27 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2000 तक गील अब परीक्षण किया गया है। तो बस इतना ही याद रखना है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं पूछेगा वो, है ना, क्योंकि बहुत पुरानी घटना हो गई है। भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। ठीक है, तो भारत में जो ये चीजें हैं ना, तो इनको कौन निकाल रहा है, तो बात की जाए तो मार्च 2025 में जारी नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है ये कि कई देशों में बाल विवाह और समय से पहले बच्चे पैदा करने की दरों में वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में कमी आई है। तो ये भारत के लिए देखा जाए तो ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, इस लिस्ट से समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ, क्या घटना है ये। वैसे इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें भी बहुत डिटेल्स में देखा था। तो देखिए, बांग्लादेश में बाल विवाह होने की प्रतिशतता कितनी है, 55.55 सबसे ज़्यादा है। और 19 वर्ष से पहले माँ बनने वाली बच्चियों की संख्या कितनी है, वो है 30.23%। और भारत में ये कितनी है, 8.38% बाल विवाह हो रहे हैं अभी। और 19 वर्ष से पहले माँ बनने की जो संख्या है वो कितनी है, 3.62%। ठीक है, तो इतना सा समझ लीजिए, सबसे टॉपर है बांग्लादेश और हमारा भारत ठीक ठाक स्थिति में है इसमें। ठीक, इतना ही फैक्ट याद रखिएगा। फिर संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है। कौन कौन सी वो 6 नई भाषाएं हैं, तो वो हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं की अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की गई है। तो ये याद रख लीजिएगा। अब टोटल 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 22 हो गई हैं ये, हम लोगों ने इससे पहले जो लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ी है तो उसमें 22 हो चुकी है ना। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है, 70% की कमी आई है भारत में शिशु मृत्यु दर की। तो इतना ही याद रखिएगा कि भारत में शिशु मृत्यु दर को 70% घटाकर दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बस इतना ही याद रखिएगा कि कितना प्रतिशत की कमी आई है, 70%। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है भारत में 4 रामसर स्थल बन गए हैं और टोटल रामसर स्थल की संख्या 89 हो गई है। तो अब इससे 2 और बढ़ गए हैं, ये जब 4 बड़े थे ना, तो 4 में कौन कौन से थे, 2 तमिलनाडु के थे, देखिए कौन के, सक्करकोट्टई और थेनथरगल पक्षी अभ्यारण्य। फिर सिक्किम का था एक खेचोपल्ली आर्द्रभूमि और झारखंड का था दुधवा झील। तो उस समय हुए थे 89, लेकिन अभी 2 राजस्थान के और बढ़ गए हैं, तो टोटल संख्या हो गई है ये 91। तो ये याद रखिएगा टोटल संख्या, ठीक है, 91। स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, अब देखिए ये कब की न्यूज़ है, ये अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है। तो हम लोग इतना तनाव नहीं लेंगे, इस न्यूज़ को छोड़ सकते हैं, या फिर स्पेन के सिर्फ राष्ट्रपति का नाम देख लीजिए, पेड्रो सांचेज। ठीक, तो जब आपको पेन होगा तभी आप चेंज होगे, है ना, साचेंज। बस इतना ही याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्टॉल्ज की भारत यात्रा रही है, तो ये ओलाफ स्कॉल्ज की नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट घटना देख लीजिएगा, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, ये 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और उड़ीसा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शीर्ष स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है और गुजरात और पुडुचेरी दोनों सम्मिलित में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो सबसे टॉप पर कौन रहा है, उड़ीसा। ठीक है, तो भैया जल पुरस्कार है, जल तो उड़ता ही है भाप बन के, तो नंबर 1 पर हो गया उड़ीसा, नंबर 2 पर हो गया है कौन सा, हमारा यूपी। ठीक है, उड़ीसा पहले पर, उड़ीसा, और नंबर 2 पर हो गया यूपी। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा, बस इतना ही याद रखिए, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित कर दिया है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है, तो वो है महाराष्ट्र। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। मालदीव के राष्ट्रपति की भी भारत यात्रा हुई थी, कब, ये 6 से 10 अक्टूबर को। बहुत पुरानी घटना है, लेकिन फिर भी इनका नाम याद रख लीजिएगा, मोहम्मद मुइज्जू। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला, तो ये खोली गई है मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर में। बस इतना ही याद रखिए इस घटना में। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल गया है। तो देखिए, पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, कौन सी, तमिल और तेलुगु। ठीक,
कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये तो साउथ की हो गई। और एक नॉर्थ की देखा जाए तो संस्कृति। तो ये 6 पहले ही थी और अभी कितनी जोड़ दी गई हैं? 6 और जोड़ दी गई हैं इसमें, सॉरी 5 और जोड़ दी गई हैं, तो टोटल हो गई हैं 11। ठीक, तो 5 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। कैसे याद रखेंगे? PPMBA, इससे याद हो जाएगा। PPMBA। पी से क्या? पाली, पी से प्राकृत, ठीक। फिर एम से हो गया मराठी, फिर बी से हो गया बंगाली और ए से हो गया असामिया। ठीक, तो 5 भाषाएं अब जोड़ दी गई हैं, 6 पहले से थी, तो टोटल मिला के 11 भाषाएं हो गई हैं हमारी, जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो गया है। तो ये 15वां सदस्यीय ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क के लिए चुना गया है। ठीक है, बहुत पुरानी घटना है, इसको अब छोड़ दीजिएगा। भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा हेतु BBN समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, BBN समझौता क्या होता है? ये है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इसको बोलते हैं BBNJ समझौता। ठीक, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उद्देश्य इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। बस, भारत इसका सदस्य बन गया है, इतना हम लोगों को याद रखना है। भारत का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन जो वर्ल्ड पार्क है वो कहाँ पर खोला गया है? नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय मार्ग 44 पर। ठीक, इसको कहा गया है ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क। ये नितिन गडकरी की सहायता से खोला गया है। ठीक है सॉरी। UAE ने प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नायान की भी भारत यात्रा रही है, UAE के। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद बिल नाहयान, ये सितंबर में भारत की यात्रा रही थी। बाकी इनके बारे में आप इतना याद नहीं रखना है, बहुत कुछ। ठीक है, भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। तो 23वें विधि आयोग को मंजूरी कब मिली है? ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो 23वां विधि आयोग बनाया गया है, अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए तो कब तक रहेगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। तो राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी है। और इसमें बात करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य होंगे। तो पूर्णकालिक सदस्य कितना? 1 और 4 सदस्य। ठीक है, हो जाएगा। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाई गई है। तो कहाँ पर है बन्नेरघट्टा? कर्नाटक में। बस इतना ही याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ बनाई गई है, तो आपको याद आना चाहिए बन्नेरघट्टा, कर्नाटक। नेक्स्ट न्यूज है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो UGC होता है ना, उसने 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने की अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। तो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि अस्मिता परियोजना क्या है? तो सीधी सीधी बात है कि भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार की जाएंगी इस परियोजना के तहत, इतना हम लोगों को याद रखना है। कर्नाटक का आदि चुंचनगिरी और केरल का चुल्लुनार मोर अभ्यारण्य घोषित हुआ है। तो कर्नाटक का आदि चुंचनगिरी और चुल्लन्नुआर मोर अभ्यारण्य हुआ है केरल का। बस ये 2 मोर अभ्यारण्य आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी हो गई है राष्ट्रीय घटनाक्रम सारे के सारे। तो एक बार और ध्यान रख लेते हैं और याद करते एक बार रिवीजन करते चलते हैं। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है? 22,000 भाषाओं की किताबें तैयार की जाएंगी भारत में। और बन्नेरघट्टा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी रहा है। भारत का 23वां विधि आयोग तैयार हो गया है, कब से कब तक के? 24 से 27 तक के लिए। ठीक है, इसके बाद UAE के प्रिंस यहाँ पर आए थे यात्रा के दौरान। और भारत का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क कहाँ पर खोला गया है? नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली PPMBA, ये 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, पहले 6 थी, तो अब 11 हो गई हैं टोटल। ठीक है, इसके बाद बायो CNG प्लांट, भारत की पहली गौशाला कहाँ पर खुली गई? ग्वालियर MP में। ठीक, महाराष्ट्र ने अभी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। किसने? महाराष्ट्र ने। मालदीव के राष्ट्रपति कौन? मोहम्मद मुइजू, ये भारत की यात्रा पर आए थे। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार पर किसको दिया गया है? टॉप पर कौन आया है? उड़ीसा आया है। और नंबर 2 पर कौन आया है? तो नंबर 2 पर आया है हमारा UP। ठीक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्टॉल्ज भारत की यात्रा पर रहे थे। संसद में 6 नई भाषाओं का अनुवाद सेवा में और विस्तार हो गया है, तो टोटल 22 हो गई हैं अभी। स्पेन के राष्ट्रपति हैं साचेंज। ठीक है, भारत में रामसर स्थल टोटल कितने हो गए? 91।
भारत में बाल विवाह समय से पूर्व बच्चे पैदा करने की दर कितनी रही है? तो ये रही है भारत में बाल विवाह रहे 8.38%, और 19 वर्ष से माँ बनने से पहले बच्चियों की संख्या कितनी है? 3.62। भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई? 70% की कमी हो गई है इसमें। ठीक है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव वायु बैंक खोला गया है, किसमें? पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी में। पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह परीक्षण पूरा हो गया है। गिद्ध जनगणना हो गई है, टॉपर कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। मेट्रो वायडक्ट पर भारत में पहला द्विमुखी सौर संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहे हैं? पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी के उत्पादन में दो शीर्ष राज्य कौन से रहे हैं? महाराष्ट्र और तेलंगाना। और हल्दी बोर्ड की बात की जाए तो मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में खोला गया है। ठीक। फिर इसके बाद बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में टॉप पर रहा है। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो परिवहन जलवाहक योजना कंप्लीट कर ली है। कतर के शेख तमीम बिन भारत की यात्रा पर रहे थे। वन रिपोर्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और एक डिटेल्स वीडियो भी पढ़ा है, वहाँ भी देख सकते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाए गए थे, काफ़ी पुरानी घटना है ना। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सनमुग रत्नम, मतलब सिंगिंग जो करोगे आप तो आपको रत्न दिया जाएगा, है ना, टॉप आओगे उसमें तो। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां रहा है, रातापानी 57वां रहा है। तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई? 58 भारत में। IBCA फ्रेमवर्क समझौता हो गया है, ये देख लिया हम लोगों ने। नीति आयोग के राज्य निर्वाचन की जो रिपोर्ट रही है वो भी कंप्लीट कर ली है। वरिष्ठ नागरिक आयोग कहाँ पर खोला गया है? सबसे पहले केरला में। मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन खोला गया है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा रहा है? गुनेरी गांव। ठीक। और भारत की 6 धरोहर को यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल कर लिया है। तो यहीं से हम लोगों ने आज की क्लास कंप्लीट की थी। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की जो क्लास आएगी उसमें अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।